Dear students, today we will start our second chapter, Federalism, in class 10th, Political Science. As we have already finished our first chapter, Power Sharing, and in that chapter, you see that how the power sharing arrangements uh, practice in Sri Lanka and Belgium. What is the situation of Belgium after the power sharing arrangement, and where the Sri Lanka failed in the power sharing arrangement, and what was the results of the Sri Lanka's failure. So we will see about the forms of power sharing, in which we have already discussed about the vertical division of power. The vertical division of power means the power between union government, state government, and the local government. So that vertical division of power is known as federal system or federalism. So here we will read about the federalism, and this one is a feature of democracy. फेडरलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी का एक फीचर है। तो हम जो फेडरलिज्म है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। So let us begin with the definition. Here we can say that a federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Here the constituent units in our country, we can say, like states. The provinces or the states are termed as constituent units. तो किसी भी देश में जब पावर का डिवीजन सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है, तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को हम संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जो कि हम ऑलरेडी क्लास 10th के ही चैप्टर नंबर 1 में पावर शेयरिंग में देख चुके हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट and local governments. So this is the simple and very easy definition of federalism. So let us move to the next topic of this federalism. Here, as we have already discussed in the definition, that power sharing is between the union government, central government, and between the provinces or the constituent units that we have said, like state governments. So it means there are two levels of government or more than one level of government. किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जब एक से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं, इट मीन्स दो लेवल या उससे अधिक की सरकारें होती हैं, अधिक स्तर पर जब सरकारें होती हैं, तो इस व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। तो यहाँ पर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसकी पहली टर्म है, पहली कंडीशन है। और ये जो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, ये क्या किस प्रकार जो है रूल करती हैं, तो लेट अस फाइंड आउट। द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, वन गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द सेकंड गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स, जो सेकंड गवर्नमेंट है जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, तो दैट इज द सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर्स, जो दोनों लेवल की सरकार है उनकी अपनी पावर्स होती हैं और वो अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। तो यहाँ पर जो संघवाद की व्यवस्था है, फेडरलिज्म की व्यवस्था है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं, अपनी खुद की शक्तियाँ जो हैं वो उन्हें संविधान के द्वारा मिलती हैं, और इन शक्तियों का उपयोग करने पर उन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी तरह का आंसर या जवाबदेहिता उनकी नहीं होती है। यह व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। भारत में अगर हम कहें तो भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म भारत में भी हमको देखने को मिलता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा अभी हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे ही गवर्नमेंट का एक रूप यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है,
जिसमें कि ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए एक ही स्तर पर सरकार। सब यूनिट्स सबऑर्डिनेटेड, अगर सब यूनिट्स या सब गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर होती हैं, प्रोविंसेस गवर्नमेंट भी होती हैं, तो वो सारी की सारी जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स होती हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर में वर्क करती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंटर जो है वो उन्हें ऑर्डर पास कर सकता है, उनके काम में इंटरफेयर कर सकता है, उनकी पावर्स, उनके पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं होती है। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि पूरे देश में एक ही स्तर की सरकार होती है। और वह जो सिंगल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश में, चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, उसमें उसी गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट बनाई जाती हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती है। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसीजंस या परमिशंस लेने पड़ते हैं। सो दिस इज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So here we see two types of government, two system of government. One is federal system and second is unitary system. The example of unitary system is United Kingdom. तो यूनाइटेड किंगडम में ये सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें कि पूरे देश के लिए एक ही लेवल की सरकार है, एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आंसरेबल होते हैं, वो उन्हें जवाब देना पड़ता है, उनके पास पावर्स नहीं होती हैं. सो लेट अस नो अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो हियर हैज टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म की जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहली बेसिक फीचर है वो है फेडरलिज्म हैज टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं. ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर और जुरिस्डिक्शन. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनकी अपनी पावर्स होती हैं, उनके अपने जुरिस्डिक्शन होता है, अपना क्षेत्र होता है. जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो पावर्स हैं या ये जो इनका एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, जो इनका वर्क प्रोफाइल है, वो सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है वो इनको मिलती है. आपस में एक दूसरे के काम में, एक दूसरे के जो जुरिस्डिक्शन में ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो इट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड the constitutional provisions of power sharing arrangement, and if they want to change, that change will be possible by the consent of both level of government. तो ये जो बदलाव अगर किसी भी स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के किया जाना है या किया जाना चाहते हैं, तो वह जो है दोनों ही लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलकर के वो चेंजेस कर सकते हैं. कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लेवल अपने दम पर, अपने लेवल पर जो है किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकता है. द कोर्ट, वी नो द जुडिशरी interpret the constitution and the power of the different levels of government in case of any dispute. जो कोर्ट है वो एम्पायर का रोल प्ले करते हैं, और किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होने की सिचुएशन में जो है वो इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट, जो डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है, उन्हें काम करने के लिए जो है ये प्रेशराइज करते हैं या उन्हें फोर्स करते हैं. सो यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the previous chapter as well that court or the Supreme Court or the judiciary is an independent body and able to check and balance the powers between the executive, legislature and here the state governments as well. तो state governments और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के स्थिति में, कंडीशन के अंदर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट एम्पायर के रूप में अपना रोल प्ले करते हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करते हैं. द रेवेन्यू सोर्सेज फॉर ऑल दीज लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज या स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज, या अगर लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है जिनको हम पंचायती राज कहते हैं, तो ये सभी, इन सभी के रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं, मेंशन्ड होते हैं. और इन रेवेन्यू सोर्सेज का यूज जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने
डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ लेट अस नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म के पीछे, हम फेडरलिज्म को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं या ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर श्रीलंका। श्रीलंका का हमने एग्जांपल देखा। श्रीलंका में जब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं था तो उसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई, डिसयूनिटी की सिचुएशन क्रिएट हुई और वहाँ पर जो कंट्री है उसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ अ कंट्री। जो देश हैं उन देश में रहने वाले नागरिकों के बीच में यूनिटी बनी रहे, देश एक बना रहे, देश जो है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए फेडरलिज्म आवश्यक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ कहें तो टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। वी ऑल नो दैट अ कंट्री लाइक इंडिया विद अ वेरी वाइड डाइवर्सिटी, भारत जैसा एक विशाल देश जिसमें विविधता जो है वो हमें हर रूप में देखने को मिलती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कल्चर हो, डाइवर्सिटी हमें हर रूप में देखने को मिलती है। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, इसको अकोमोडेट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए फेडरलिज्म बहुत आवश्यक है। नाउ द नेक्स्ट इन दिस टॉपिक इज टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। किसी भी अगर हम कंट्री में फेडरलिज्म को जो है वो प्रैक्टिस में लाते हैं, इसको जो है सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दो जो क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक आइडियल फेडरलिज्म के लिए जरूरी हैं, वो हैं गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके लिए ये जरूरी है कि वो पावर शेयरिंग के जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स हैं, उनको एग्री करें, उनको स्वीकार करें। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वहाँ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो दैट इन दैट सिचुएशन जो फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म है, वो भी कहीं ना कहीं पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा और वो प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। द सेकंड वन इज ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट और मॉरल जो वैल्यूज की हम बात करेंगे, ट्रस्ट होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमें साथ मिलकर के रहना है, साथ मिलकर के कंट्री को डेवलप करना है, साथ मिलकर के जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, उन्हें जो है सर्विसेज देनी है, उनका डेवलपमेंट करना है। सो हेयर वी डिस्कस्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म के। इसके अलावा टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के दो कौन से एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने अभी यहाँ देखा। सो हेयर द डिफरेंस बिटवीन coming together and holding together federation. Students, we see that in a federal country, in a federalism like in India, we see that some states enjoy some special powers and some states they have some special provisions in constitution. So this depends upon the formation of the federation. It depends upon the history of how the federation formed. किस प्रकार जो है फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ है, कौन से हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट थे जिसकी वजह से जो है कंट्री में फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसके बेस पर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन होता है, टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन का प्रोसेस है। द फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर एंड द सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सो हियर कमिंग टुगेदर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कमिंग टुगेदर साथ मिलकर चलना। तो here in this type of federalism, independent states coming together on their own will to form bigger unit। जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो अपने विल पर, अपनी इच्छा से बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं। बाय दिस दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, इसके साथ में उनकी पहचान बनती है, सिक्योरिटी बनती है, वो अपना एक महान राष्ट्र बना सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। और इस सिस्टम में ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। इस व्यवस्था में सभी को इक्वल पावर मिलती है। इस
कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कोई भी स्टेट ज़्यादा पावर गेन नहीं करता है, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर में हमने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं किसी कंट्री में, वो मिलकर के एक बड़ा यूनिट, एक बड़ी कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके पीछे जो मेन एम है वो कंट्री की सिक्योरिटी है, कंट्री का सोवरेन जो पावर है उसको एस्टेब्लिश करना है, अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करनी है, कंट्री का डेवलपमेंट इंश्योर करना है। और इस सिस्टम में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ दिस सिस्टम इज यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। These are the examples of coming together federation. The second one is holding together system, holding together federation. In this type of federalism, in this type of federation, large country decides to divide power between constitutional units and center. Like in India, we have 28 states. हमारे राज्य में, जैसे हमारे देश में हमने हमारी कंट्री को 28 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है और साथ ही डाइवर्सिटी भी है। तो इतने बड़े देश और इतनी जो डाइवर्सिटी है, इसको सक्सेसफुली रन करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, हमारी डाइवर्सिटी को जो है मेंटेन करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रस्ट के लिए, यूनिटी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को जो है इंश्योर करने के लिए हम हमारी कंट्री को हमने डिवाइड किया है स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो यहाँ पर जब लार्ज कंट्री खुद अपने पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। सेंटर इज मोर पावरफुल विज अविज द स्टेट्स। तो यहाँ पर इस व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, और साथ ही इस सिस्टम में जो पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट स्टेट्स होता है वो भी अनइक्वल होता है। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके बीच में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी अलग होता है। कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, कुछ स्पेशल लॉज वहाँ पर बने होते हैं, कुछ स्पेशल पावर्स उनको मिलती हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम इज इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये दो रास्ते हैं जिनके द्वारा फेडरलिज्म जो है वो एस्टेब्लिश होती है। तो पहला है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम चलता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैज मेड इंडिया अ फेडरल कंट्री। एज वी हैव ऑलरेडी सीन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखा और उसमें हमने देखा कि two or more level of government. In India, we have three level of government. We have central government, state government, and local government. It means we have a federal system because we have two or more level of government. Along with that, we see we have a judiciary. So it means judiciary that resolve all the issues, work as an empire. We have a revenue system for all the level of government, and constitution prescribed powers distribution, and no one can change the constitution unilaterally. If they want to change, they have to come together. So all the features make India a federal country. But along with the features, we can see here constitution has declared India as a union of state. Constitution जो है वो हमारे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है। देयर आर 3 tier in our federal system, as we already discussed, union, state and panchayat level of government. And we have threefold distribution of power as well. The legislative power under the union government, uh, union list, state list and concurrent list. We have threefold distribution of power: union list, state list and concurrent list. We will discuss in the next topic, next slide of this chapter. All the states in the Indian Union do not have identical power. एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरीज। तो सभी जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास में जो पावर्स हैं वो इक्वलेंट नहीं होती है, और सबके पास में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स का रेशियो है, वो भी इक्वलेंट नहीं होता है। चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो किसी भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में जो है ये चेंज किए जा सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज ए एम्पायर इश्यूज को रिजॉल्व करती है।
सो ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब प्रोविजंस इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। नाउ लेट अस नो अबाउट द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो इंडिया में पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है, उसमें जो पावर शेयरिंग है जिसमें कि हम डिफरेंट लिस्ट के अंदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हियर वी हैव थ्री different list in our country India. The first one is union list, the second one is state list, and the third one is concurrent list. You can see here union list, state list and concurrent list. तो यूनियन लिस्ट की हम बात करेंगे। यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं, जिनका संबंध पूरे नेशन के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से होता है, वो सारे टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में होते हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट में यूनियन अलोन में लॉज, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अकेले ही सारे कानून इस लिस्ट में बनाती है। और इस लिस्ट में डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, कम्युनिकेशन है। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड द मेन टॉपिक्स। तो डिफेंस, आर्मी, तो इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, बैंक है, करेंसी है, इनसे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, दूसरी विदेशी कंपनियों के, कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, इन सब के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार यूनियन लिस्ट में है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होती हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टेट लिस्ट। स्टेट हैज सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट जो कि लोकल या स्टेट इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए होते हैं, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए होते हैं, उन पर निर्णय लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और स्टेट गवर्नमेंट ही उनके संदर्भ में कानून बना सकती है। तो यहाँ पर पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, so these are the subjects under state list. The next and the last list is concurrent list. Concurrent list has subjects of common interest to both center and state. ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स जिन पर कि दोनों ही राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के या अपने अपने कानून बना सकती है, उन्हें हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। दोनों सरकारें मिलकर के इन पर कानून बना सकती हैं, तो इनको कॉन्करेंट लिस्ट या हिंदी में समवर्ती सूची कहा जाता है। एजुकेशन है, आपने देखा होगा कई राज्यों में उनका अपना बोर्ड होता है, अपना जो है सिलेबस होता है। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। सो दीज आर नोन एज थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और यह जो है हमारे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का एक रूप है, जिसके द्वारा हम हमारा जो डिफरेंट पावर्स हैं, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें पावर शेयरिंग करते हैं। लेट अस नो अबाउट द सब्जेक्ट्स, द टॉपिक विच केम into existence after the making of constitution. As we all know that the constitution makers, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स संविधान बना रहे थे, उस समय उनके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है अपना विचार रखे, और उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कौन किस विषय पर जो है कानून बना सकता है, कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसके बेस पर उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया। बट वो सब्जेक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है हाल ही के कुछ वर्षों में सामने आए हैं, जिनके बारे में उस समय नहीं सोचा गया था, या आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं, तो उन विषयों को हम रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट्स पर जो डिसीजन लेने का या रूल्स बनाने का, पॉलिसीज बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज द पावर टू मेक द प्रोविजंस, द रूल्स under this category. So here you can see these are the different topics like computer space के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एग्जिस्ट नहीं करते थे, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इन पर डिसीजंस लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो दीज आर कम्स अंडर रेसिडुअरी पावर्स। व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? क्या ऐसा है जो कि भारत में
रियल फेडरलिज्म या भारत में जो संघवाद की जो सफलता है उसके पीछे क्या कारण है। तो यू कैन सी हियर नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। भारत का जो भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, यहाँ की जो प्रकृति है वो लोकतांत्रिक सरकार है। रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यहाँ पर लोकतंत्र के लिए सम्मान है। डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और साथ ही मिल करके साथ रह करके जो रह करके आगे बढ़ने की या जीने की या जो देश को आगे बढ़ाने की जील है लोगों में, जो जज्बा है, वही हमारे फेडरलिज्म को, हमारे संघवाद को सफल बनाता है। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? इंडिया जो है वो किस प्रकार पावर शेयरिंग को प्रैक्टिस करता है, भारत में पावर शेयरिंग कैसे प्रैक्टिस की जाती है, या भारत में पावर शेयरिंग किस प्रकार जो है लागू हुई। तो वी कैन सी बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स। भारत में जो है संघवाद की अगर हम बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो स्टेट्स थे और जो हम आज के वर्तमान स्टेट्स देखते हैं तो उनमें काफ़ी वैरायटी या उनमें काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिलता है। भारत में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया, विच हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर एंड न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947। तो अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है अभी रिसेंट में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तो इसी तरीके से नागालैंड है, तो नागालैंड को जो वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन है उसके बेस पर नागालैंड बनाया गया। तो लैंग्वेज के साथ साथ में कल्चर, वहाँ की जो फिजियोग्राफिक जो डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी है, उसके बेस पर जो है नए स्टेट्स का formation हुआ। So the first practice is on the basis of formation of new states on the ground of linguistic or on the basis of culture. And the second thing is no language। हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है यह भी हमारे पावर शेयरिंग प्रैक्टिस या हम कह सकते हैं फेडरल जो सिस्टम है उसको इंश्योर करने के लिए हमने नो लैंग्वेज, हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। भारत में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में आप सभी जानते हैं कि 22 लैंग्वेजेस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, और हर राज्य जो है, सभी राज्य अपनी लैंग्वेज में अपना कार्य कर सकते हैं, उनकी स्टेट लैंग्वेजेस के रूप में उनको काम कर सकते हैं। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोalition गवर्नमेंट हैज लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर लैंग्वेज के बाद में जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशंस होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पावरफुल बनती जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। क्योंकि अभी कोalition गवर्नमेंट का जो ट्रेंड है, कोalition गवर्नमेंट का जो मेथड है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, सरकार नहीं बना पाती है, और कोalition गवर्नमेंट के फॉर्मेट में उन्हें मिलकर के सरकार चलानी होती है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया में जो है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में सहयोग देती हैं। भारत जो है इन सब के द्वारा फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट की बात जो हमने की थी, भाषा के आधार पर राज्यों का फॉर्मेशन, तो आप यहाँ देख सकते हैं many new states have been formed, boundaries have been changed, and people of common language have been brought together. States created on the basis of culture, ethnicity, and geography has made the country united and administration made easy. तो जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था, श्रीलंका में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनके जो राइट्स थे उनको वायलेट किया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके साथ में इल ट्रीटमेंट किया गया, और लैंग्वेज को लेकर के भी वहाँ पर इश्यूज थे। तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इन इंडिया वी मेंटेन दिस डाइवर्सिटी, वी रेस्पेक्ट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, और हमने जो है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नए लैंग्वेजेस के बेस पर हमने स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, हमने कल्चरल डाइवर्सिटी के बेस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, और कंट्री को यूनाइटेड मेंटेन रखा, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इजी बनाया। तो यहाँ पर नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जो कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर जो है फॉर्म हुए, लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर बने।
लैंग्वेज पॉलिसी की हम बात करते हैं तो इंडिया में, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी के मामले में 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने यहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें वो काम कर सकती हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी पर भी हिंदी लैंग्वेज को ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकती है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर। नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। हमारे यहाँ पर किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। और सेंटर एग्रीज टू यूज इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी। तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ में हिंदी को भी हम यूज करते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वो इंग्लिश के द्वारा कनेक्टेड रहें और जुड़े हुए रहें। सो दीज आर द अरेंजमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कि लैंग्वेज के से जुड़ा हुआ कोई भी इशू या कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम कंट्री में क्रिएट ना हो। साथ ही सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में हमने बात की थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। तो जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन है, अगर हम बात करें कि लंबे समय तक देश में सिर्फ एक ही पार्टी का रूल था, एक ही पार्टी के पास पावर थी और उस समय जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर सकती थी। मगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी प्रोविजंस क्लियर है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट की पावर्स को डिसमिस नहीं कर सकती या उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती। सेंटर मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। धीरे धीरे जब कोalition गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो पावर शेयरिंग जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। इन मॉडर्न डेज वी सी दिस coalition government led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments। तो coalition government की वजह से एक न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो डेवलप हुआ और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका उनके लिए रेस्पेक्ट, उनको जो है ज़्यादा अधिकार, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस पहले के मुकाबले मिलने लगी हैं। सो दीज आर द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स। यू कैन सी द इमेजेस। ये पहले की सिचुएशन है जिसमें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस को दिखाया गया है और धीरे धीरे करके जब कांग्रेस के बाद में नई रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट हुआ, रीजनल पार्टीज के क्रिएशन के बाद में जो है नई कोalition गवर्नमेंट के रूप में आप ये सेकंड इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर जो है डिफरेंट रीजनल पार्टीज के साथ शेयर करती हैं और इस सिचुएशन में वो किसी भी प्रकार से बुली का रोल नहीं कर पाती हैं और उन्हें अपनी पावर जो है वो शेयर करना पड़ता है। द नेक्स्ट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज decentralization. Decentralization means when power is taken away from center and states and given to local government, it is known as decentralization। तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत गवर्नमेंट को दी जाती है, तो इस व्यवस्था को हम विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। केंद्रीकरण वह व्यवस्था होती है जिसमें पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और विकेंद्रीकरण में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट, जो कि हम पंचायत कह सकते हैं, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं, तो उन तक पहुंचाई जाती है और सभी जो है लोकल लेवल से लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट तक सभी के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। तो इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। तो अब बात आती है कि व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन, आवश्यकता क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो हेयर वास्टनेस ऑफ स्टेट, जो हमारे स्टेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं साइज में, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और साथ में डाइवर्सिटी भी है। और इतनी बड़ी जो साइज की पॉपुलेशन पे और डाइवर्सिटी पे रूल करना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। नीड फॉर पावर शेयरिंग एज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और ये पावर शेयरिंग के लिए जरूरी है। सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। तो जो प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पर होती है उनका सॉल्यूशन भी लोकल लेवल पर ही ढूंढा जा सकता है और ये लोकल लीडर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए लोकल लीडर्स को अगर पावर दी जाती है, उनके साथ पावर शेयर की जाती है, तो ये कंट्री के लिए और लोकल लेवल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। लोकल लेवल पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है क्योंकि लोकल लीडर्स ही उनका प्रॉपर यूज जानते हैं और किस प्रकार मनी को यूज करना है, मैनेज करना है, वो भी अच्छे से
जानते हैं ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इट इंश्योर्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और जब हम लोकल लेवल पर लोगों को जोड़ते हैं, लोगों के साथ में सरकार में उनको जो है पावर शेयरिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है एंड डिसीजन मेकिंग। टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियर वी सी दैट वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन पर, लार्ज डाइवर्सिटी पर साथ रूल करना, एक साथ रूल करना पॉसिबल नहीं होता है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके हम इजी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम लोकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए लोकल लीडर्स का यूज़ कर सकते हैं। लोकल लीडर्स जो है वो मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लोकल लेवल पर डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं, और इसी से जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बढ़ता है डिसीजन मेकिंग में। सो दीज आर द वी कैन से बाय इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें डिसेंट्रलाइजेशन से मिलती हैं। नाउ लेट अस नो द एक्ट विच मेक दिस डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव। 1992 में एक कानून बना, 1992 एक्ट बना, और उसके द्वारा जो है डिसेंट्रलाइजेशन को प्रभावी बनाया गया, बहुत ही जो है इफेक्टिव बनाया गया। उससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन देश में उतना प्रभावी नहीं था, इतना मजबूत या सशक्त नहीं था, और 1992 के बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए। सो लेट अस नो क्या क्या बदलाव किए गए। नाउ इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के लिए पंचायती इलेक्शंस, पंचायती राज के लिए या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन करवाना कंपलसरी बनाया गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसीज, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन इसमें फिक्स किया गया। 1/3 सीट्स फॉर वुमेन जो है वो रिजर्व कर दी गई, ताकि महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी बढ़े और महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए फॉर्म किया गया, ताकि जो लोकल लेवल के इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाया जा सके, और जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन पर बर्डन कम हो सके। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज, और साथ ही जो लोकल बॉडीज है उनके साथ में स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयरिंग के रूप में जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो भी शेयर करना, ये इसका प्रोविजन इसमें इंश्योर किया गया। और दीज आर द प्रोविजंस अंडर द 1992 एक्ट, जिसके द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव बनाया गया, और डिसेंट्रलाइजेशन में जो है इसको और ज़्यादा देश में स्ट्रॉन्ग किया गया। तो इसमें जो है इलेक्शंस मैंडेटरी किए गए, एससी, एसटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन किया गया, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया, और रेवेन्यू सोर्सेज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर किया गया। सो द नेक्स्ट वन इज पंचायती राज, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। द लोकल और द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इंडिया, जिसको कि हम विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे। अगर आप यहाँ विलेज लेवल पर देख रहे हैं, so here village level government, this is known as gram panchayat, formed by the gram sabha and headed by sarpanch। तो विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो ग्राम पंचायत, ये जो है ग्राम सभा के द्वारा फॉर्म की जाती है, और इसका लीडर जो है, हेड जो है वो सरपंच होता है। ब्लॉक लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम पंचायत समिति, ये पंचायत समिति कहलाती है। यहाँ पर इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, ये पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है, और इसका जो हेड होता है वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हम इसको कहते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं, और इसे फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज वेल। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, इसमें लोकसभा और एमएलए, जो डिस्ट्रिक्ट एमएलए होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, और जिला चेयरपर्सन जो है वो इसका लीडर होता है, इसका हेड होता है। सो दीज आर द पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट लोकल लेवल। इन टाउन, जो हमने पहले बात की वो विलेजेस की बात की थी, अब हम बात करते हैं शहरों में। तो शहरों में आपने म्यूनसिपलिटीज़ का नाम सुना होगा, और म्यूनसिपलिटीज़ का जो चेयरमैन होता है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन, वो इसका हेड होता है। और अगर हम बिग सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, और मेयर जो है वो उसका हेड होता है। सो इस प्रकार ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट टाउन्स, म्यूनसिपलिटीज, और बिग सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के रूप में हमको देखने को मिलती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है बिग सिटीज़ में वो मेयर होता है, और टाउन्स में म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो है वो हेड होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट अर्बन सिटीज़। सो दीज आर द
arrangements or local government at urban area and rural area. Now let us discuss about the problems faced at local government. Local level पर हम गवर्नमेंट जो है इंश्योर कर रहे हैं, हम डिफरेंट थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है कंट्री में रन करती है, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट. जो लोकल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो प्रॉब्लम फेस की जाती है, अभी भी ग्राम सभा के जो इलेक्शंस हैं रेगुलर हेल्ड नहीं होते हैं कई जगह पर. मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज. बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो कि जो पावर या रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती हैं. इसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन एट लोकल लेवल. हम अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन और नॉलेज की कमी होती है, और उसकी वजह से जो लोकल लीडर्स होते हैं, लोकल जो पब्लिक होती है, जो सिटीजन्स होते हैं, उन्हें इन सब के बारे में पता नहीं होता है. सो दैट इज योर चैप्टर संघवाद फेडरलिज्म. सो थैंक यू. हैव